हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। देखिए, आपका ये जो चैप्टर है ये अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर तीन अलग अलग टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला जो टॉपिक कवर होता है वो है सेक्शन 186 जो कि इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो है डिपॉजिट्स, सेक्शन 73 से लेके 76। उसके बारे में भी हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसी चैप्टर के अंदर एक और पार्ट आता है आपका डिवेंचर। डिवेंचर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे इस रिवीजन क्लास के अंदर कवर नहीं करेंगे। तो आपका ये चैप्टर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम रिवीजन क्लास में इसे कवर करने वाले हैं और डिपॉजिट्स को भी कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। मैं अगर बोलूं कि सेक्शन 186 या फिर मैं बोल दूं इंटर कॉरपोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, बात एक ही निकलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरे बॉडी कॉरपोरेट को, ये बॉडी कॉरपोरेट कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट हो सकता है। अगर एक कंपनी किसी बॉडी कॉरपोरेट को लोन देना चाहती है या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या बॉडी कॉरपोरेट ने किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया है और ये कंपनी इस बॉडी कॉरपोरेट के बिहाफ पर थर्ड पर्सन को सिक्योरिटी देना चाहती है या गारंटी देना चाहती है कि अगर इस बॉडी कॉरपोरेट ने जो लोन लिया है थर्ड पर्सन से, अगर इसने रीपे नहीं किया तो इस बॉडी कॉरपोरेट के बिहाफ पे ये कंपनी रीपे कर देगी। तो अगर एक कंपनी किसी दूसरे बॉडी कॉरपोरेट को लोन देना चाहती है या इन्वेस्टमेंट या गारंटी या सिक्योरिटी, तो वो दे सकती है। सेक्शन 186 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली दे सकती है। मैं यहाँ पर अब इस चैप्टर के अंदर बार बार लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ये बार बार पूरी टर्म यूज नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट में यूज करूंगा LIGS, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। तो मैंने आपको बोला कि सेक्शन 186 ये बोलता है अगर कोई भी कंपनी किसी भी बॉडी कॉरपोरेट के अंदर को लोन देना चाहती है या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या उसके ब्याह पे किसी थर्ड पर्सन को गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है, तो एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट के अंदर अंदर ये लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है तो फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके दिया जा सकता है। मतलब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले लो और ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर उस लिमिट से बाहर जा रहा है तो फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराने की जरूरत होती है। ये बात बच्चों मैंने यहाँ पर अपनी समरी बुक के अंदर लिखी हुई है कि इंटर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि कंपनीज के बीच में या बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में लोन या इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है। सेक्शन 186 ये बोलता है एक कंपनी किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट दे सकती है। मैंने आपको बोला एक लिमिट है। अब लिमिट क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसके अगर 60% तक लोन दे रहे हैं या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स का 100%, विच एवरेज हायर, जो भी ज्यादा आ जाता है, कंपनी उतना अगर लोन या गारंटी या सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। अगर इसके ऊपर दिया जा रहा है, विच एवरेज हायर, इन दोनों में से जो भी लिमिट ज्यादा आ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए देखिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
सपोज कीजिए कि एक रिलायंस कंपनी है। सपोज करें रिलायंस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, उसके फ्री रिजर्व्स 50 करोड़ हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उसका 10 करोड़ है। ठीक है ये चीज। करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे 2024-25। अब मैंने आपको ये बोला ना कि कोई भी कंपनी अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट देना चाहती है, उसकी लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का 60%, या फिर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का 100%, विच एवर इज हायर उतना वो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे सकती है। इसमें आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। ये जो लिमिट बताई जा रही है, ये ऐसा नहीं है कि लोन के लिए सेपरेट लिमिट है, गारंटी के लिए सेपरेट लिमिट है, इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट लिमिट है ना, सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है। टोटल मिलाकर बताई जा रही है कि एक कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट टोटल इस लिमिट के अंदर दे सकती है बोर्ड रिजोल्यूशन से। लिमिट से बाहर जाओगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरी बात, ये जो लिमिट है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट होती है, वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट होती है। मतलब सपोज करिए कि लिमिट निकल के आई विच एवर इज हायर, कि कंपनी 100 करोड़ रुपए का लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे चुकी है। अब अगर वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी 60 करोड़ का इन चारों में से कुछ भी कर चुकी है, तो अब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ बचे हुए 40 करोड़ का कर सकती है। एग्जाम्पल देखेंगे। रिलायंस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के बारे में हमें पता लग गया। अब बोला जा रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लिमिट निकालेंगे। बोला जा रहा है कि कंपनी 11 मार्च 2024 को ऑलरेडी 10 करोड़ का लोन पीक्यूआर को दे चुकी है। 11 मार्च 2024 को 10 करोड़ का लोन पीक्यूआर को दे चुकी है। उसके अलावा 25 मई 2024 को 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। उसके अलावा 16 नवंबर 2024 को 30 करोड़ की सिक्योरिटी दे चुकी है, और अब 15 करोड़ का लोन और देना चाहती है। तो एक बार हम लिमिट काउंट करते हैं, बड़े ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये है 100 करोड़, 50 करोड़ और 10 करोड़। इसका 60%, तो 60% निकल के आएगा 96 करोड़। या फिर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का 100%, तो वो कितना निकल के आएगा आपका, ये है आपका 50 करोड़ और ये है 10 करोड़, टोटल हो गया आपका 60 करोड़। 60 करोड़ का 100% अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 करोड़। तो विच एवर इज हायर, कंपनी कितना लोन दे सकती है, 96 करोड़ का लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे सकती है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब 96 करोड़ का वो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे सकती है, उसमें से वो ऑलरेडी कुछ दे चुकी है। अब वो क्या क्या दे चुकी है सर, 11 मार्च 2024 को 10 करोड़ का पीक्यूआर को लोन दे चुकी है। क्या ये कंसीडर किया जाएगा? सर ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि लिमिट जो है वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए अंदर होती है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू होता है, 31 मार्च 2025 को खत्म होता है। जबकि ये जो 10 करोड़ का लोन दिया गया था पीक्यूआर को, ये 11 मार्च 2024 को दिया गया था। उस वक्त फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 2023-24। ये कंसीडर नहीं होगा। बाकी कंसीडर होंगे वो 20 करोड़ का, 30 करोड़ का लोन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसमें से 20 एंड 30 करोड़ माइनस हो जाएंगे। मतलब कंपनी 2024-25 में 96 करोड़ का लोन या गारंटी या सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसमें से 20 करोड़ और 30 करोड़ का ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब कितने का और कर सकती है, 46 करोड़ का और कर सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कितने का वो करना चाहती है एयरटेल में, सिर्फ 15 करोड़ का। हाँ तो ये अलाउड है, वो 15 करोड़ का कर सकती है, क्योंकि अभी भी उसके पास में 46 करोड़ की लिमिट बची हुई है, वो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आई मेरी बात यहाँ तक समझ में? तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि जो सेक्शन 186 है आखिर वो किस बारे में बात करता है।
कि अगर कोई एक कंपनी किसी भी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देना चाहती है या गारंटी देना चाहती है या सिक्योरिटी देना चाहती है या उसके ब्याह पे इन्वेस्ट या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन से कर सकती है अगर 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज हायर। ये जो लिमिट है ये ओवरऑल काउंट होती है, मतलब ओवरऑल इस लिमिट के अंदर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दिया जा सकता है। ये लिमिट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर होती है, पूरे साल के लिए कंसीडर करी जाती है। अगर कोई कंपनी इस लिमिट से बाहर जाकर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट देना चाहती है, दे सकती है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक समझ में आ गया, पर एक क्वेश्चन है। सर आपने बोला कि अगर कोई कंपनी लिमिट के अंदर, विद इन लिमिट, ये जो विच एवर इज हायर आ रहा है, विद इन लिमिट अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। सर नॉर्मली आज तक हमने जब भी कभी पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब होता है 51% या उससे ज्यादा वोट फेवर में आ जाएं। हाँ बिल्कुल यही होता है, लेकिन जब हम सेक्शन 186 के अंदर बोर्ड रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 100% अप्रूवल। यहां पर बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि मीटिंग के अंदर जितने डायरेक्टर्स आए उन सब की हमें कंसेंट चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, एक क्या मतलब काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जैसे सपोज करिए एबीसी कंपनी है, सपोज करिए एबीसी कंपनी सेक्शन 186 में लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और लिमिट से ज्यादा करना चाहती है, लिमिट सॉरी लिमिट के अंदर करना चाहती है, लिमिट के अंदर करना चाहती है, विद इन लिमिट। उस कंपनी के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर हैं। मीटिंग के अंदर जब 12 डायरेक्टर के सामने प्रपोजल रखा बोर्ड मीटिंग में, तो उनमें से 11 डायरेक्टर्स ने फेवर में वोट दिया कि कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एक डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोट दिया। अगर नॉर्मल सिचुएशंस में देखा जाए तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। बोर्ड रिजोल्यूशन तो तभी पास हो जाता जब 7 डायरेक्टर्स फेवर में वोट दे देते, क्योंकि हमें तो 51% या उससे ज्यादा वोट चाहिए। लेकिन क्योंकि सेक्शन 186 के अंदर वोटिंग हो रही है, इसलिए 100% डायरेक्टर्स फेवर में बोले तो ही सेक्शन 186 के अंदर कंपनी काम कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। यहां पर अगर एक सिंगल डायरेक्टर भी अगेंस्ट में वोट दे देगा तो कंपनी सेक्शन 186 के अंदर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। क्लियर है? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। इसके बाद में अब नेक्स्ट आपका आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि सर सपोज करें कि सर सपोज करिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। एबीसी लिमिटेड कंपनी, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि सर एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और ये एबीसी लिमिटेड कंपनी सेक्शन 186 में लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी या सिक्योरिटी कुछ भी करना चाहती है। वो एक्स वाई जेड लिमिटेड को या तो लोन देना चाहती है या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या उसके ब्याह पे गारंटी देना चाहती है या उसके ब्याह पे सिक्योरिटी देना चाहती है। अच्छा, इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने ऑलरेडी खुद ने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है जो आज चल रहा है, सबसिस्ट करता है, मतलब अभी तक लोन खत्म नहीं हुआ है, आज भी लोन चल रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई कंपनी एज पर सेक्शन 186 किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और अगर उस कंपनी ने खुद ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है जो कि आज भी सबसिस्ट करता है, तो क्या उसे लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल लेनी चाहिए? क्योंकि आज सोचिए ना, इसकी ऑब्लिगेशन, एबीसी लिमिटेड कंपनी की ऑब्लिगेशन बनती है ना बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि यार तुम कहीं पर पैसा बांट रहे हो लेकिन तुमने कहीं ऑलरेडी खुद ने उधार लिया हुआ है, पहले वो उधार तो चुका दो। तो क्वेश्चन आता है
क्या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए? नहीं। अगर कोई कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सेक्शन 186 के अंदर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कुछ भी करना चाहती है, और अगर उस कंपनी ने खुद ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है जो आज भी चल रहा है, तो भी उसे उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जहां पर उस कंपनी को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी। अगर उन दो में से कोई भी सिचुएशन अकर हो रही है तो अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी। सर कौन सी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन तो है कि अगर उसने लोन के अंदर डिफॉल्ट किया हुआ है, या तो उसने लोन के अंदर डिफॉल्ट किया हुआ है, मतलब रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है, या फिर वो जो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है वो विच एवर इज हायर वाली लिमिट से ज्यादा दे रही है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है, या तो उसने डिफॉल्ट किया हुआ है रीपेमेंट में, या तो उसने रीपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया हुआ है, या फिर लिमिट से ज्यादा वो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो फिर उस केस में उसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी। स्टूडेंट बोलता है सर ठीक है, मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अभी तक अपन लोगों ने जितना सेक्शन 186 पढ़ा, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात को बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। आपको पता है गवर्नमेंट भी लोन देती है, बैंक्स भी लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन देते हैं, और सभी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यहां सेक्शन 186 के अंदर अगर कोई कंपनी लोन दे रही है, क्या वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी? ऑब्वियसली सर, फ्री में तो क्यों लोन देगी, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर कंपनी यहां पर एक गेम खेल जाए, तो कंपनी बोले कि यार मार्केट में क्लाइंट है, अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे रहे हैं, सपोज करिए वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कंपनी बोले कि अगर मैं इनसे 8% का इंटरेस्ट चार्ज करूं, तो ये क्लाइंट मेरे से सबसे ज्यादा लोन लेने के लिए आएगा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, इनसे लोन लेने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसे कम रेट पर लोन दे रही हूँ। हो सकता है शायद ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये बात आई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही लॉ बना दिया कि कोई भी कंपनी सेक्शन 186 में अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रही है, तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी रेट है, लोन की इंटरेस्ट रेट उससे कम नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी रेट है, अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रेट का मतलब यहां पर होता क्या है? देखिए गवर्नमेंट ना अपनी सिक्योरिटी इशू करती है। आप लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा है, 11 12th में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, और वो अलग अलग टेन्योर के लिए होते हैं। कोई 91 डेज का होता है, कोई 182 डेज का होता है। तो उसी हिसाब से अगर मानकर चलिए कोई कंपनी सेक्शन 186 में लोन दे रही है और 1 साल के लिए लोन दे रही है, तो वो ये देखेगी कि अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जो 1 साल के लिए इशू होती है, उसमें गवर्नमेंट कितना रेट चार्ज करती है, कंपनी उस रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं दे सकती। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक समझ में आ गया। मैंने दूसरा आपको बताया कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्टेड है, मतलब खुद ने कहीं से लोन लिया हुआ है, या खुद ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं पब्लिक से, या डिवेंचर्स हैं, मतलब कंपनी के ऊपर, खुद के ऊपर उधार चल रहा है, और कंपनी ने वो अभी तक चुकाई नहीं है, डिफॉल्ट करी हुई है उसमें, तो कंपनी सेक्शन 186 में लोन एडवांस नहीं कर सकती। दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है, दूसरी बात बच्चों इसके अंदर ये आ जाती है कि देखिए कंपनी के अंदर ना बहुत सारे रजिस्टर्स बनते हैं। हर बात का रजिस्टर बनाती है कंपनी। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ बायबैक, हर चीज का रजिस्टर। ऐसे ही कंपनी रजिस्टर बनाती है सेक्शन 186 का। और जब भी कोई कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कुछ भी करती है एज पर सेक्शन 186, तो जिस दिन उसने वो ये ट्रांजैक्शन किया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसने ये ट्रांजैक्शन किया उसके 7 डेज के अंदर अंदर
उसे अपने रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है कि किसको लोन दिया, कितना लोन दिया, कितने टाइम के लिए लोन दिया, क्या कुछ सिक्योरिटी अपने पास में रखवाई थी कि नहीं रखवाई थी, लोन मतलब सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, कितनी इंटरेस्ट रेट चार्ज करी जा रही है। एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी होता है। स्टूडेंट बोलता है सर इजी है, मुझे यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन बच्चों सेक्शन 186 सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, आज अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इनका मेन बिजनेस क्या है? सर बैंक कंपनी का मेन बिजनेस लोन देना है। अगर बैंकिंग कंपनी, अगर आज आपने एक बैंक ओपन करा, तो बैंक भी एक बैंकिंग कंपनी है, उसका मेन बिजनेस है लोन देना, और सेक्शन 186 लिमिट लगा रहा है कि आपको लोन अगर इस लिमिट में देना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, इससे ज्यादा है तो मेंबर्स को बुलाओ, जनरल मीटिंग होल्ड करो, रेजोल्यूशन पास करवाओ। बैंकिंग कंपनी बोलेगी मैं, ये मेरा रोज का बिजनेस है, ये मेरा रोज का धंधा है, मैं कोई नॉर्मल कंपनी नहीं हूं जिसमें कभी बाई चांस होली दिवाली सेक्शन 186 का लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। मैं बैंकिंग कंपनी हूं भाई, डेली का काम है, दिन में 36 बार ये काम करता हूं मैं। मुझे भी ये सब सेक्शन 186 की रेस्ट्रिक्शंस माननी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आपके लिए एग्जेम्प्ट है। कोई बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस कर रही हैं, नॉन बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो देश के डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर लगी हुई है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है जो हमारे आर्मी वाले लोग डिफेंस के लिए, देश की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, उनके ऊपर ये सेक्शन 186 अप्लाई नहीं होता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पर हमारा, मैंने आपको बोला था ये जो चैप्टर 2 है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे हमारे डिपॉजिट वाले पार्ट के ऊपर। डिवेंचर वाला जो थर्ड पार्ट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम रिवीजन क्लास यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी कोर्स को स्पीडली देख रहे हैं। मैं पहले भी रिवीजन क्लासेस में चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास चल रही है, मैं उन पे बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये जो हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं इसका मेन एम, मेन पर्पस ये है कि जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो आप क्विक रिवीजन कर जाओ, मतलब जल्दी से चैप्टर को बहुत ही समराइज्ड वे में रिवाइज कर लो, है ना। अदरवाइज हमारी जो रेगुलर क्लास है, नॉर्मल जो पेड क्लास है, उसके अंदर सिर्फ सेक्शन 186 जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो उसी में ही 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। फिर हम जब रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं तो हर टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स स्टोरीज के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, और सब कुछ चीज़ें हम 100% स्टडी मटेरियल कवर करते हैं। ये रिवीजन क्लास है, इसके लिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही समराइज्ड वे में यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों अपने डिपॉजिट वाले पार्ट के ऊपर। चलिए अब हम आ जाते हैं डिपॉजिट वाले पार्ट के ऊपर। आखिर ये क्या बात करता है? सबसे पहली बात तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है कि कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर रही है, कंपनी पैसा ले रही है, किसी भी तरीके से कंपनी के पास में पैसा आ रहा है। कंपनी अगर अपने मेंबर्स से पैसा एक्सेप्ट कर रही है, कंपनी अगर पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रही है, चाहे से लोन के नेचर में ले रही है, वो सब डिपॉजिट का पार्ट माना जाता है। जैसे सपोज कीजिए आज एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी एक ऑफर लेकर आती है। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक सर्कुलर इशू किया, ऑफर लेटर इशू किया, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट किया, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा कि हम एक इशू लेकर आ रहे हैं कि आप लोग हमारे पास में इतने टाइम के लिए, लेट सपोज 1 साल के लिए रुपया जमा कराएं, इतना रुपया जमा कराएं, तो उस पैसे को हम फर्दर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और वो प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉफिटेबल होने वाला है प्रोजेक्ट, तो वहां से बहुत सारा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा।
तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया आपको इंटरेस्ट मिलेगा लगातार उसका, और मेच्योरिटी टाइम पर पूरा पैसा वापस मिलेगा, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो कोई भी मनी, एनी अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी पैसा जो कंपनी के पास में आता है उसे डिपॉजिट बोला जाता है, चाहे से वो डिपॉजिट के नेचर में है, लोन के नेचर में है, किसी भी तरीके से। डिपॉजिट दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। जैसे सपोज कीजिए आज एक ए नाम की कंपनी है, वो ऑफर लेकर आई कि आप पैसा मेरे पास में डिपॉजिट कराएं, और ए ने बोला कि उसके लिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दूं कि मैंने जो आपसे डिपॉजिट के नाम पर पैसा लिया है, अगर मेच्योरिटी पर मैं रीपे ना कर पाऊं, मेरी ये प्रॉपर्टी जो है इस पर चार्ज क्रिएटेड है, ये गिरवी रखी हुई है, इसको आप बेच देना, पैसा रियलाइज करना, बांट लेना आपस में, एनसीएलटी के पास में जाके लिक्विडेटर अपॉइंट करवा लेना। और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ बोले कि डिपॉजिट का इशू आ रहा है, इसके बदले में हम कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख रहे हैं, सिक्योर नहीं रख रहे हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से ये हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है वो किस किस से एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखो, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक तो कंपनी अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है, और एक बाहर पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हर कंपनी, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? आप बोलोगे हाँ, हर कंपनी अपने खुद के मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या हर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, आप बोलोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे। मतलब उसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, कम नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका टर्नओवर 500 करोड़ से या उससे ज्यादा है। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने रेगुलर क्लास पढ़ी थी तो इसके ऊपर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जो कि 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो मैं दोबारा से बोलता हूं कि डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट किया जा सकता है? कंपनी के मेंबर्स से, बाहर की पब्लिक से। कंपनी के मेंबर से कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन बाहर पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही, पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, या तो आपकी नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ हो, या आपका टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ हो। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई। क्वेश्चन ये आता है कि सर डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट किया जा सकता है? देखिए, मैक्सिमम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की लिमिट होती है वो होती है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। मतलब कंपनी की जितनी पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है उसके 35% तक मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब अगर नॉन एलिजिबल कंपनी है, तो मैंने आपको बताया नॉन एलिजिबल कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगी, तो 35% उसके मेंबर से। लेकिन अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो उसमें ये 35% की लिमिट बाइफरकेट हो जाती है, 10% कंपनी के मेंबर से, 25% बाहर की पब्लिक से। अच्छा, कुछ ऐसी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो कि अपने मेंबर से 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस आते हैं, रूल 2 सब रूल 1 सब क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए हैं कि इनको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर हम उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर देखें तो ऐसे कौन कौन से अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी को पैसा मिल रहा है, फिर भी उसको डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाता, नॉट कंसीडर्ड।
अगर किसी कंपनी के पास में फॉरेन की गवर्नमेंट से या फॉरेन के बैंक से या मल्टी फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फॉरेन के सिटीजन से पैसा आ रहा है, तो उसे इंडियन कंपनी अपना डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेगी। मैंने आपको बोला था अगर किसी कंपनी को पैसा मिल रहा है और इवन अगर लोन की फॉर्म में मिल रहा है तो उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा, लेकिन वो लोन किससे होना चाहिए? पब्लिक से। अगर कंपनी को लोन रिसीव हो रहा है बैंक से, जैसे गवर्नमेंट बैंक हो गए आपके एसबीआई, या नॉर्मल बैंक भी हो गए, नॉर्मल बैंक हो गए या गवर्नमेंट बैंक हो गए या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं है, पब्लिक से मिल रहा है तो वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट मान के चलिए अगर अपने इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, और लोग उनके कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल को खरीद रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत बार कंपनी इशू लेकर आती है कि हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, और एप्लीकेशन लगाती है पब्लिक एप्लीकेशन लगाती है कि हम आपके शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। क्लियर है? जब भी कोई कंपनी पब्लिक में इशू लेकर आती है ना कि हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड बताया जाता है कि इतने दिन तक आप लोग शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, और इस दिन पर एप्लीकेशन लगना बंद हो जाएगी, इशू क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई बंदा शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस दिन जिस दिन ये खत्म हो जाता है ना, जिस दिन एवो क्लोज हो जाता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी को शेयर्स अलॉट करना जरूरी होता है। अगर 60 डेज के अंदर अलॉट नहीं किए तो जिस दिन 60 दिन खत्म हो रहे हैं उसके अगले 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन का मनी, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है, जो पब्लिक ने जब एप्लीकेशन लगाई थी तो पैसा दिया था कंपनी को कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन मनी है, जिस दिन वो इशू खत्म हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी उनको शेयर्स एक्चुअली में अलॉट कर दे। नहीं कर पाई तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड कर दे। अगर 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड नहीं किया तो 16th डे से उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा, उससे पहले उसे डिपॉजिट नहीं माना जाता है। क्लियर ये चीज? तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं प्यारे बच्चों जिनको डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाता। स्टूडेंट बोलता है सर बेसिक सिंपल है, मेरे को समझ में आ गया कि डिपॉजिट का मतलब होता है एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ कंपनी, चाहे से वो डिपॉजिट की फॉर्म में है, लोन की फॉर्म में है। डिपॉजिट कंपनी अपने मेंबर से या बाहर पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है। पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट करेगी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ कम से कम या टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ हो, दोनों में से कोई एक सिंगल कंडीशन। मैक्सिमम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है दैट इज 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। लेकिन एलिजिबल कंपनी के अंदर ये बाइफरकेट हो जाता है, 10% फ्रॉम द मेंबर्स एंड 25% फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड होता है। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स देखे जिनको डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाता। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों, आज अगर एक नॉर्मल कोई कंपनी है और वो अपना नॉर्मल बिजनेस करती है, कोई भी एक्स वाई जेड, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, एनीथिंग, उसका एक नॉर्मल सेपरेट बिजनेस है। हाँ, कभी कभी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके ऊपर ये जो लिमिट लगाई गई है 35% एंड ब्ला ब्ला, वो समझ में आता है। लेकिन सपोज करो ना कोई बैंकिंग कंपनी है या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनका मेन बिजनेस ही क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। आज आप पैसा कहाँ पर जमा कराते हो? बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है ना, और बैंक में अपना पैसा जमा कराते हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा कराते हो, तो उनका तो ये नॉर्मल बिजनेस है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो ये नॉर्मल बिजनेस है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अगर उनके ऊपर भी ये लिमिट लगा दी जाएगी तो वो बैंक बोलेंगे यार अब हम अपनी मेहनत ही क्यों करें, हम तो मैक्सिमम इतना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो प्रोविजंस हैं ये कुछ कंपनीज के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
या और अदर कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से कंसल्ट लेके उनके एग्जाम कर दिया है। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक मेरे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है प्रोसेस, कि सर अगर कोई कंपनी एक्चुअली में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो प्रोसेस क्या होता है। बच्चों प्रोसेस से पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, प्रोसेस फिर मैं आपको उसके बाद में पढ़ाऊंगा और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बार एक कंपनी थी, कंपनी ने पब्लिक को बोला कि आप मेरे पास में पैसा डिपॉजिट करवाओ, मैं उस अमाउंट को फर्दर कहीं पे इन्वेस्ट करूं, वहां से काफी सारा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया। वो पैसा जो आपके पास में पड़ा हुआ था, आपने मुझे दिया, मैंने उसे फर्दर इन्वेस्ट करा, प्रॉफिट हुआ, आपको आपका पैसा तो वापस मिला ही मिला, साथ में मैंने आपको एडिशनल अमाउंट भी दे दिया। पब्लिक बोलती है कि ऑफर अच्छा है, पर आपने हमने आपको एक बार पैसा डिपॉजिट कर दिया, आप उसे फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कहीं बाद में आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई, कहीं आप लॉ को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमें कैसा पता चलेगा। हम तो अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, हम तो अपनी डेली लाइफ के अंदर बिजी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कंपनी के अंदर कोई ऐसा काम तो नहीं किया जा रहा है जहां पर हमारे इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हो, डिपॉजिट होल्डर के, जिन लोगों ने पैसा जमा कराया उन डिपॉजिट होल्डर के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। कंपनी बोली, बोला मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट कर दूं, इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसको अपॉइंट करते वक्त क्लियरली बोला जाएगा कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है इन डिपॉजिट होल्डर के बिहाफ पर, आप कंपनी के अंदर रहोगे, कंपनी की डे टू डे लाइफ को चेक करोगे, डिपॉजिट से रिलेटेड चीजों को चेक करोगे, और आपको अपॉइंट करने का मेन एम है कि इनके राइट्स, इनके इंटरेस्ट कभी भी अफेक्ट ना हो। आप एक तरह से इंटरमीडियरी बन जाओगे डिपॉजिट होल्डर और कंपनी के बीच में। डिपॉजिट होल्डर की जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आप कंपनी तक बताओगे, और कंपनी का जो भी ऑर्डर होगा वो आप डिपॉजिट होल्डर को बताओगे। अगर कभी कंपनी को डिपॉजिट होल्डर के साथ में मीटिंग करनी है तो कंपनी आपको बोलेगी, आप उनको मीटिंग में बुलाओगे। अगर कभी डिपॉजिट होल्डर को कंपनी के साथ मीटिंग करनी है, डिपॉजिट होल्डर आपको बोलेंगे, आप कंपनी को मीटिंग में बुलाओगे। तो पब्लिक बोली हाँ अब सही लग रहा है, आप इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर दो। तो कंपनी बोली ठीक है, हम इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, जिसको बोला जाएगा डिपॉजिट ट्रस्टी। इसको क्या बोला जाएगा, उस पर्सन को बोला जाएगा डिपॉजिट ट्रस्टी। और हम उसके साथ में ना एग्रीमेंट करेंगे राइटिंग में, हम एग्रीमेंट में लिख कर देंगे कि चाहे से कंपनी आपको अपॉइंट कर रही है, चाहे से आपका पैसा जो है वो कंपनी पे करेगी, लेकिन आप काम करोगे इनके फायदे के लिए। और जो जो बातें बोली गई ना वो सब उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाएगा कि आप इनके बेनिफिट के लिए काम करोगे, ट्रू एंड फेयर मैनर में काम करोगे। और उस एग्रीमेंट को बोला जाता है ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड। और आपको पता है ये जो ट्रस्टी है ना, जब कोई कंपनी डिपॉजिट का इशू लेकर आने वाली होती है उससे पहले ही ट्रस्टी अपॉइंट कर लेती है, ताकि जब पब्लिक के पास में कंपनी सर्कुलर लेकर आई, सर्कुलर का मतलब है ऑफर लेटर, आज आप अपने घर पे बैठे हो, आज कंपनी एक ऑफर लेकर आई है कि आप हमारे कंपनी में डिपॉजिट करिए, पैसा डिपॉजिट कर दीजिए। आप बोलोगे ना ऑफर क्या है, पूरी टर्म्स कंडीशंस तो बताओ मेरे को। उसके लिए कंपनी राइटिंग में ऑफर लेटर लेकर आती है, हम उसे टेक्निकल टर्म में सर्कुलर बोलते हैं।
कंपनी जब वो ऑफर लेटर सर्कुलर लेकर आएगी ना, उससे पहले ही वो ट्रस्टी को अपॉइंट कर चुकी होती है, ताकि उस सर्कुलर के बारे में वो क्लियरली लिखती है कि देखिए हमने आपके लिए ट्रस्टी ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया, इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, हमने इसके साथ में ट्रस्ट डीड बना ली है, आप बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के हमारे ऊपर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे मेरी बात यहां तक समझ में? तो देखिए यही लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टी होता है ना, उसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कंपनी करती है। अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। वो मेंबर या पब्लिक उनके ब्याह पे अपॉइंट होता है, और उनके पास में कंपनी सर्कुलर उस इशू करे उससे पहले उसे अपॉइंट कर लिया जाता है। उसके साथ में ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जो कि DPT 2 के फॉर्मेट में बनाई जाती है। और जब ये इशू आता है ना, उससे पहले ही वो ट्रस्टी अपॉइंट हो जाता है, ट्रस्ट डीड भी बन जाती है 7 दिन पहले। वो अपॉइंट होता है पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के लिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, कंपनी को लगता है कि ट्रस्टी सही से काम नहीं कर रहा है, या डिपॉजिट होल्डर कभी कंपनी से बोलते हैं कि यार ये हमें सही नहीं लग रहा है, ये ट्रस्टी काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव कहाँ करेंगे? बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू। कैसे रिमूव होगा? अगर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उस बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आना जरूरी है, जिसमें ट्रस्टी को रिमूव किया जा रहा है। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है कंपनी में, तो फिर नॉर्मल डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके रिमूव कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक मैं आप लोगों को क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव है, डेली नहीं आता, उसका किसी से रिलेशन नहीं होता, तो ये माना जाता है कि कंपनी जो है वो सही तरीके से ट्रस्टी को रिमूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्टी कंपनी के अगेंस्ट में जा रहा था, डिपॉजिट होल्डर के फेवर में काम कर रहा था, कंपनी को बुरा लग गया, ऐसा नहीं। क्या हर किसी को ट्रस्टी की तरह अपॉइंट कर सकते हैं? मैंने बोला इंडिपेंडेंट पर्सन। कौन बंदा ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता? अगर कोई पर्सन खुद कंपनी में डिपॉजिटर है, वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर कोई बंदा उस कंपनी का या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर या KMP है, एम्प्लॉय है, तो नहीं बन सकता। अगर कोई पर्सन जिसने उस कंपनी से या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी से लोन वोन लिया हुआ है, या पिक्यूनरी पैसे की कोई रिलेशनशिप है, वो बंदा ट्रस्टी नहीं बन सकता। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों प्रोसेस की ऊपर। मैंने आपको बोला था कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी बाहर की पब्लिक कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। हम दोनों का प्रोसेस अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। पहले मैं आपको ये प्रोसेस पढ़ाऊंगा कि अगर कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। आप उस प्रोसेस को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ थोड़ी बहुत स्टेप्स हैं, वो आपको क्लियर हो गई, तो पब्लिक वाला जो प्रोसेस है वो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ गया। देखिएगा, सबसे पहले तो कंपनी जनरल मीटिंग करेगी और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेगी। आप यहां पर अपनी बुक में हाईलाइट कर लें इसको, कि जब मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, तो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से अप्रूवल ली जाती है। लेकिन जब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, तो एक लिमिट होती है, जो कि हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग चैप्टर के अंदर पढ़ी है, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज C। अब वो मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, याद होगा पैसा बोरो करना, कि नेटवर्थ के इक्वल तक बोरो कर रहे हो बोर्ड रिजोल्यूशन, उससे ऊपर जा रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिक्स्ड है जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लेकिन अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कितना डिपॉजिट ले रहे हो, सेक्शन 186 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सब सेक्शन 1 सब क्लॉज C, जो बोरोइंग ऑफ मनी है, कि अपनी नेटवर्थ के इक्वल तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर तो अगर उस लिमिट के अंदर अंदर ले रहे हो, तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और लिमिट से बाहर जा रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन। तो पहला काम हो गया, पहले तो अप्रूवल ले लो। उसके बाद में सर्कुलर प्रिपेयर कर लो। सर्कुलर का मतलब वो ऑफर लेटर, उसमें पूरी टर्म्स कंडीशन आएगी, ट्रस्टी का नाम आएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद में ना कंपनी को एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, कि कंपनी ने, ऐसा नहीं है कहीं अगर लोन वोन लिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें कहीं डिफॉल्ट करी हुई है, कंपनी ने कहीं डिफॉल्ट नहीं करी है। करेक्टर का पता लगता है। आज कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट या मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर रही है, और अगर उसने ऑलरेडी कहीं से लोन लिया हुआ है, वहीं पे पैसा रीपे नहीं किया, क्या गारंटी है यहाँ पर जो डिपॉजिट ले रही है उसका रीपे कर दे? इसलिए एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है।
फिर उसके बाद में आरओसी के पास में वो ऑफर लेटर फाइल किया जाता है। जिस दिन इशू आएगा उसके 30 दिन पहले, जैसे सपोज करो इशू आने वाला है 1 अगस्त को, तो उसके 30 दिन पहले आरओसी के पास में ऑफर लेटर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आरओसी ना पढ़ लेता है ऑफर लेटर में क्या लिखा है। कहीं कंपनी ने ऐसा तो कुछ नहीं लिख दिया लोगों को लुभाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, झूठा ही लिख दिया वो कुछ भी, हमारे तो इतने प्रॉफिट हैं, हमने तो पिछली बार जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था जबकि लॉस में गई थी। तो आरओसी देखता है ऑफर लेटर में कहीं कुछ झूठ तो नहीं लिख दिया है। तो पहले आरओसी के पास में वो ऑफर लेटर जाएगा। ट्रस्टी हम लोग अपॉइंट कर चुके हैं, ट्रस्ट डीड ऑलरेडी बन चुकी है। अब उसके बाद में सर्कुलर जो है वो मेंबर के पास में चला जाता है। मेंबर्स को ऑफर लेटर इशू कर दिया गया। जब मेंबर्स को ऑफर लेटर इशू कर दिया तो लोग डिपॉजिट दे देते हैं। उसका एक टेन्योर होता है। जब ऑफर लेटर जाता है ना, ऑफर लेटर में टाइम लिमिट लिखा रहता है कि इस दिन से आप कंपनी में डिपॉजिट करना, पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर सकते हो, और इस दिन एंड हो जाएगा, इसके बाद में कंपनी डिपॉजिट नहीं लेगी। तो जिस दिन वो एंड हो रहा है उसके 21 दिन के अंदर अंदर कंपनी को सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते हैं। किनको? जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट कराए उनको। आज अगर मैं किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करूं तो यार मेरे को ये रहेगा ना कि मैंने कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया, मेरे पास में इस बात की रसीद तो हो, मेरे पास में इस बात का राइटिंग में सर्टिफिकेट तो हो कि मैंने कंपनी में पैसा जमा कराया है। तो कंपनी बोलती है हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, जिसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोला जाता है। जिस दिन ये इशू क्लोज हुआ, मतलब जिस दिन हमने बोला कि अब हम पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके 21 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दिया जाए। अच्छा, आपको पता है पब्लिक को एक डर भी लगता है, इसलिए ना लॉ ये बोलता, पब्लिक को ये डर लगता है कल को कंपनी पैसा रीपे करेगी कि नहीं करेगी। इसीलिए लॉ ये बोलता है कि कंपनी को ना एक रिजर्व में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, मतलब बैंक के अंदर एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। और जिस साल जितना डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, हो सकता है ना कंपनी बोले कि इस साल इतना डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर उतना डिपॉजिट मैच्योर हो जाए। जिस साल जितना डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है उसका कम से कम 20% इस रिजर्व में पैसा अवेलेबल होना जरूरी है। एटलीस्ट 20%, 30 अप्रैल से पहले पहले। अच्छा, एक बात बताओ, कंपनी कोई भी काम करती है उसकी रिटर्न रिटर्न मतलब इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो कंपनी डिपॉजिट का पूरा ऑफर लेकर आई थी, क्या वो वैलिड तरीके से लेकर आई थी, क्या सभी टर्म्स कंडीशन फुलफिल हुई थी, क्या ट्रस्टी अपॉइंट हुआ था, उसकी भी तो इन्फॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो वो 30 जून से पहले पहले फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास। फिर मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो कंपनी उस डिपॉजिट का पूरा पैसा लोगों को वापस कर देगी। सर सपोज करिए कि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, कंपनी ने बोला इस दिन सबका पैसा वापस मिल जाएगा, डिपॉजिट मैच्योर हो जाएंगे। सर वो डिपॉजिट मैच्योर भी हो गए लेकिन कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है, तो डिपॉजिट होल्डर एनसीएलटी के पास में जाकर कंप्लेंट कर देंगे और एनसीएलटी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाएगी और ऑर्डर पास करेगी लोगों का पैसा वापस करो। ये प्रोसेस था बच्चों जब मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहां पर मैंने आपको अपनी बुक के अंदर जब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसका भी प्रोसेस दिया हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर ये चीज? इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और यहां पर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो टेन्योर क्या है। नॉर्मली तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो 6 मंथ से कम के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती, 36 मंथ से ज्यादा के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 महीने। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, जहां पर कंपनी 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उस केस में भी 3 महीने तक के लिए, मतलब 3 महीने से कम के लिए तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। 6 महीने से कम वैसे नॉर्मली मिनिमम 6 महीने है, मैक्सिमम 36 महीने, 36 मंथ से। बट कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर 6 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट हो जाता है। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन है? अगर कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है वो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के 10% से ज्यादा नहीं,
नॉट एक्सीडिंग 10%। तो उस केस में 3 महीने तक के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया सकता है, 3 महीने से कम के लिए तो फिर भी अलाउड नहीं होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहाँ तक की बात आपकी पूरी तरीके से समझ में आ रही है। और बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर 2 एंड होता है। इसमें हमने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स पढ़ लिया और हमने डिपॉजिट्स पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में डिवेंचर का भी एक पार्ट दिया हुआ है, पर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं। और एग्जाम में सेक्शन 186 और डिपॉजिट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।